नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नए मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है। दोस्तों रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है, तो देखिए ऑप्शन है 11.26 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 8.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5.1 किलोमीटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कितने किलोमीटर है दोस्तों, तो 11.26 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कितने किलोमीटर है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की ओर पीरपंजाल पर्वतमाला से निकलती है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बनिहाल रेल सुरंग भी पीरपंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग है दोस्तों, इसका नाम सबसे लंबी रेल सुरंग है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो देखिए ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली अगर ऑप्शन में नहीं हो तो नई दिल्ली में कहाँ पर है, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, चाणक्यपुरी में। तो ये नाम भी आप ध्यान रखेगा, चाणक्यपुरी। नई दिल्ली में कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम रेलवे, ऑप्शन सी है पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन डी है पश्चिम मध्य रेलवे। तो दोस्तों जल्दी से करेक्ट आंसर दे दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम रेलवे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRIFM किस शहर में है। दोस्तों तो रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। तो दोस्तों कहां पर स्थित है, तो देखिए ऑप्शन ए है गुड़गांव, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है सिकंदराबाद। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सिकंदराबाद। दोस्तों अगर सिकंदराबाद नहीं आए तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद ऑप्शन में दिखे आपको, तो सिकंदराबाद नहीं हो तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ध्यान से पढ़ के करेक्ट आंसर देना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो दोस्तों तो किसका उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका उपयोग करती है दोस्तों, ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका करती है, ग्लूकोज का। दोस्तों ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। दोस्तों ग्लूकोज कैसा स्रोत है, सबसे ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो मुख्य स्रोत है, यह मुख्य स्रोत होता है। और ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है जो ऊर्जा जारी करने की प्रक्रिया के दौरान कोशिका द्वारा सरल यौगिक में टूट जाती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अपचयन, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उन्हें भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये एक प्रकार की अपचय प्रक्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। दोस्तों कैसी प्रक्रिया है, तो पाचन एक प्रकार की अपचयन प्रक्रिया है जिसमें आहार के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में अगर अपचयन नहीं अपघटन अभिक्रिया भी आ जाए तो अपघटन भी सही होगा, अपघटन या अपचय कुछ भी लिखा हो, कुल मिला के बात एक ही है। तो ठीक है, भोजन का पाचन एक अपघटन प्रक्रिया है। ठीक, कैसी अभिक्रिया है, तो अपघटन या अपचयन या अपचय। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है। दोस्तों 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी है बिलियर्ड्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। दोस्तों बास्केटबॉल में 3 सेकेंड नियम क्या है, तो दूसरे नियम के अनुसार खिलाड़ी प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 सेकेंड से अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। क्या है दोस्तों, प्रतिबंधित जो खिलाड़ी है नियम के अनुसार क्या है, दूसरे नियम के अनुसार कि प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 सेकेंड से अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए खिलाड़ी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए 5 सेकेंड का नियम क्या कहता है। देखो 5 सेकेंड ये नए नियम के अनुसार कोई खिलाड़ी गेंद को 5 सेकेंड के अंदर गेंद को पास शूट रोल को ड्रिबल नहीं करता है और अपने पास पकड़ कर रखता है। अगर गेंद को अपने पास पकड़ कर रखता है 5 सेकेंड से अधिक तो वह विरोधियों के लिए साइड लाइन थ्रो का उल्लंघन करता है। कैसा उल्लंघन करता है दोस्तों, साइड लाइन थ्रो का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार 8 सेकेंड नियम क्या कहता है, जब कोई टीम अपने बैक कोर्ट में गेंद पर कब्जा कर लेती है। क्या दोस्तों, कोई टीम अपने बैक कोर्ट पर कब्जा कर लेती है तो उन्हें 8 सेकेंड के भीतर गेंद को हाफ कोर्ट लाइन से आगे बढ़ाना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, हाफ कोर्ट लाइन से आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, इस प्रकार ये नियम है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए है विजय कुमार, ऑप्शन बी है समरेश जंग, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, 29 अगस्त को मेजर जो ध्यानचंद है हॉकी के जादूगर, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस का समारोह होता है। इस दिन दोस्तों राष्ट्रपति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार नामित लोगों द्वारा प्रदान करते हैं। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो डेट ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, कि एशियाई खेलों को स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो देखिए ऑप्शन ए है कमलजीत संधू, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है राजिया बेगम,
ऑप्शन डी है बछेंद्री पाल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू थी। दोस्तों कमलजीत संधू एशियाई खेलों में व्यक्तित्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन सी थी दोस्तों? पहली भारतीय महिला थी जो जब इन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई खेलों में 1970 में कब जीता था दोस्तों? इसने कमलजीत सिद्धू ने 1970 में 400 मीटर, कितनी मीटर की दौड़ थी दोस्तों? 400 मीटर दौड़ में अपना नाम किया था। कौन सी दौड़ में दोस्तों? कब पहली स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया था? तो 1970 में 400 मीटर रेस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे नंबर 1 पर ऑप्शन नंबर है राजस्थान है। कहाँ होता है दोस्तों? राजस्थान में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में एशिया में भारत कितने नंबर पर स्थान है? तो तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है दोस्तों? एशिया में तीसरे नंबर पर। और दुनिया में कौन से? तो दुनिया में 5वें स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत। और वर्तमान में अक्षय ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है? तो अक्षय ऊर्जा की कुल क्षमता ध्यान रखिएगा कितनी है? अक्षय ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है दोस्तों? तो लगभग 38% है। कितनी है? 38% है। और दोस्तों देश में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। दोस्तों फिर से सुनिएगा, तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे पहले कहाँ? राजस्थान में, उसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों? पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो दोस्तों किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, किस राज्य में है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। पुडुचेरी और केरल में जैसे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। क्या है दोस्तों? तो स्त्रियों से कम या महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। कितनी अधिक है? तो केरल में 1000 पुरुषों पर। ध्यान रखिएगा, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। कितनी अधिक है दोस्तों? तो 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं अधिक है। कितनी महिलाएं अधिक है? 84 महिलाएं अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? तो दोस्तों भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 9 राज्य है को छूती है भारत की तटरेखा। तो दोस्तों 9 राज्य कौन कौन से नाम सुन लीजिएगा एक बार, और अगर नहीं पता है तो कॉपी पेन लीजिए और साथ में लिख भी लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा राज्य तटीय सीमा पर नहीं लगता है, समुद्री तट सीमा पे। क्वेश्चन घुमाने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अगर ये 9 राज्य के नाम होंगे तो कौन सा नहीं छूता वो आप आराम से बता सकते हो। तो देखिए, तो पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। कितने दोस्तों? ये 9 राज्य हो गए। एक बार फिर से सुन लीजिएगा नाम। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये हो गए अपने कितने? 9 राज्य। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? प्रथम बहुउद्देशीय योजना। तो देखिए ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि किस नदी पर बनाई गई थी बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दामोदर नदी परियोजना या दामोदर घाटी नदी परियोजना। ठीक है, इसी के साथ ध्यान रखिएगा ये कौन से नदी घाटी परियोजना कहाँ बनाएगी? तो दोस्तों झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में MONU का कोड NQQ वाई लिखा जाता है, उसी भाषा में LOV को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों LOV को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? LOV को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों MONU को क्या लिखा जाता है? NQQY। तो दोस्तों M के बाद N कितना? +1 का अंतर है। कितने का अंतर है? +1 का। MNOPQ, तो Q का कितना है? 2 का। ये 2 का +2 का। अब N और Q में, तो N और Q में +3 का अंतर है दोस्तों। और U और Y में कितने का? तो U और Y में +4 का है। कितने का अंतर है दोस्तों? +4 का। तो ये आ गया। तो दोस्तों देखिए कितने कितने का अंतर आ रहा है? +1, +2, +3, +4 ऐसा अंतर आ रहा है। तो दोस्तों अपन LOVE का देखते हैं। तो LOVE में L के बाद क्या आता है? L के बाद ये M आता है, तो ये +1 का अंतर लिख दिया। O के बाद क्या आता है? तो OPQ। दूसरे पर क्या आता है? तो दूसरे पर क्या आता है दोस्तों? Q। तो V के बाद यहाँ क्या? +3, तो +3 के बाद क्या आता है? V के बाद तो तीसरे V के बाद तीसरे अक्षर पर क्या आता है? Y आता है। WXY, VWX और ये Y तीसरे स्थान पर। और E के बाद चौथे स्थान पर क्या आता है? ये +4 की है, तो E के बाद चौथे स्थान पर क्या आता है? तो FGHI क्या आता है दोस्तों? ये I आता है। तो अपना क्या बन रहा है? MQYI। MQYI कौन से ऑप्शन में है? तो MQYI ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? राज्य ऊपर से 15वें स्थान पर है दोस्तों। 15 वेतन नहीं होगा, 15वें स्थान पर होगा। राज्य ऊपर से कौन से स्थान पर है? तो 15वें स्थान पर, और रवि नीचे से 25वें स्थान पर है। दोस्तों क्या है? रवि कहाँ है दोस्तों? राज ऊपर से 15वें स्थान पर है और रवि नीचे से 25वें स्थान पर है। उनके बीच 3 छात्र है। कितने छात्र दोस्तों? उनके बीच 3 छात्र है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं दोस्तों? कक्षा में कुल छात्र बताने हैं।
तो राज ऊपर से स्थान प्लस करेंगे रवि का नीचे से स्थान। क्या करेंगे? तो दोस्तों पहले बीच का स्थान करते हैं ना। बीच में कितने हैं इन दोनों के? बीच में छात्र, बीच में कितने छात्र हैं? प्लस 25 रवि नीचे से स्थान। नीचे से स्थान। तो दोस्तों राज का ऊपर से कौन सा स्थान है? तो 15। बीच में कितने छात्र हैं? तो बीच में 30, 3। और नीचे से रवि का तो कौन सा स्थान है? 25वां। अगर दोस्तों अपन इन तीन को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने पर कितना आता है? 5 और 3 8। 8 में 5 जोड़े तो कितने हो गए? 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 43। 243 नहीं, कितने होंगे ये? 13 हो गए। और 13 फिर अपन अगर इसको वापस करेंगे 2 और 1 3 ये कितने? 4। तो 43। तो दोस्तों कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 43 छात्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों कि राजू 15 मीटर दक्षिण दिशा में चला। किधर चला दोस्तों? राजू 15 मीटर दक्षिण दिशा में चला, दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। वापिस दाएं मुड़ा और फिर 15 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वो बाएं मुड़ा। वापिस क्या मुड़ा दोस्तों? बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो दोस्तों देखिए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो यहाँ से 25 मीटर चला राजू। कितना चला? 25 मीटर। फिर किधर मुड़ा दोस्तों? दक्षिण दिशा में चला। दक्षिण में चला तो फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं इधर मुड़ेगा, दक्षिण दिशा में चला। फिर कितना चला? 15 किलोमीटर है दोस्तों। नहीं किया मीटर दिया तो बाकी सब जगह मीटर है दोस्तों, यहाँ पर भी मीटर होगा। 15 मीटर चला। कितना चला? 15 मीटर। 15 मीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद वह 15 मीटर फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं किधर? ये नीचे मुड़ेगा। बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। ये 25 मीटर चला। तो वो अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो दोस्तों प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ऊपर उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो दोस्तों ये किस दिशा में होगा? प्रारंभिक स्थान से। चलो प्रारंभिक स्थान से दक्षिण में चला, यहाँ से यहाँ चला, वापस नीचे उतरा। तो दोस्तों ये किस दिशा में होगा? तो दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ए जे ओ और ये बीच में रिक्त स्थान क्वेश्चन मार्क और वाई। तो दोस्तों इनका अंतर बताना है। ए और जे में कितने का अंतर होता है पहले तो ये बताइए। ए है, ये जे। दोस्तों ये नहीं होगा, यहाँ आज वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए यहाँ पर ई होगा। क्या होगा? ई। यहाँ क्या होगा? ई। तो देखिए ई से जे कितने स्थान पर? तो ई एफ जी एच आई जे कितने पर है? 5 पर। और जे और ओ तो जे के एल एम एन ओ ये भी कितने पर है? 5 पर। तो दोस्तों इसके आगे वाला देखेंगे तो ओ पी क्यू आर एस टी 5 पर क्या आता है? टी। एक बार देख रहे हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो टी, और टी के बाद 5वें स्थान पर क्या अगर वाई आ जाता है तो अपना टी करेक्ट आंसर हो जाए। और वाई नहीं आता है तो फिर दूसरा और पैटर्न लगा के देखेंगे। तो देखिए टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई। तो दोस्तों ये 5वें स्थान पर आ रहा है।
वही 5वें स्थान पर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर अपना टी हो जाएगा। क्या होगा? टी। और टी कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 8, 16, 32 ये दिए है। 8, 16, 32, 64 और 128। अब इसके आगे बताना है कि आगे क्या है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे इनको, कि ये 8 इंटू 16 में कितने का, इंटू 2 करते हैं तो 16 आता है। अगर 16 इंटू 2 करेंगे तो 16 इंटू 2 करने पर 32 आता है। और 32 इंटू 2 करेंगे तो 32 इंटू 2 करने पर 64। और 64 अगर इंटू 2 करते हैं तो 128 आता है। तो दोस्तों इंटू इंटू 2 करने तो 128 इंटू 2 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 128 इंटू 2 करेंगे। तो देखिए 128 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 128 इंटू 2 करने पर, तो 128 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 256। कितना आएगा दोस्तों? 256। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 256 करेक्ट आंसर होगा। और 256 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। दोस्तों हर वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ती है शहर की जनसंख्या? तो 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4800 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो दोस्तों हर वर्ष 10% बढ़ती है। यदि अभी वर्तमान में कितनी है? 4800 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए कितनी होगी दोस्तों। तो देखिए कि अपने को क्या करना है, 4800 जनसंख्या वर्तमान कितनी है? 4800। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत बढ़ती है? 10%। तो ये 110 बटा 100 कर देंगे। और कितने वर्षों तक बढ़ती है? तो 2 वर्षों तक। तो 2 बार कर देंगे तो 110 बटा ये वापिस 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब क्या करना है दोस्तों? 48 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा? 5808। कितना आएगा? 5808। और 5808 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो 5808 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन 4800 का 10% कितना होता है? तो 4800 का 10% कितना होता है? 480 होता है। तो अपने 480, 4800 में 480 जोड़ के भी कर सकते थे, तो वृद्धि करके फिर 10% बढ़ा के दूसरे वर्ष को डबल बार करके, तो अपन ऐसे भी कर सकते थे। पर अपन ने डायरेक्ट इजी पैटर्न किया, जो अपने एग्जाम में समय कम लगाए और अपना क्वेश्चन भी आसानी से हो सके। इसलिए अपने को सरल पैटर्न में जाना है, कठिन क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है। तो अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अंतिम क्वेश्चन, विनू ने एक सेठ से 5000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए ली। क्या लिए दोस्तों? विनू ने सेठ से 5000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए ली। कितने वर्षों के लिए लिए दोस्तों? 2 वर्षों के लिए लिए। वो ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? तो दोस्तों ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? तो दोस्तों पहले तो आप फॉर्मूला देख लीजिए कि ब्याज का सूत्र क्या होता है। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या होता है? 100 होता है। तो अपने को मूलधन कितना लिया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा मूलधन था 5000 रुपये। कितना था दोस्तों? 5000 रुपये। तो वार्ष दर कितनी है? तो दर 10%। और प्रतिशत का बटा नीचे 100 लगा दिया, लगाने की जरूरत नहीं। और समय कितना लिया दोस्तों? तो समय 2 वर्ष।
बेटा क्या करेंगे 100। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, मूलधन कितना दिया था 5000 और दर कितनी है तो 10% वार्षिक दर से। क्या है 10% वार्षिक दर से, और समय दिया है 2 वर्ष, तो बेटा 100 कर दिया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे। अब अपने को क्या इंटू करना है, 50 इंटू 10 इंटू 2 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 1020, 50 इंटू 20 करेंगे कितना आएगा 1000। कितना होगा दोस्तों 1000। तो ब्याज के रूप में उसको कितनी राशि भुगतान करनी होगी, तो दोस्तों 1000 रुपये करनी होगी। कितनी करनी होगी 1000 रुपये। और 1000 रुपये कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना ये आज का एक और नया मॉडल पेपर। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।